वंदे मातरम कर्मचारी साथियों और आम नागरिकों। पिछली वीडियो में बताया था कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए क्या प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन प्रोसेस है, अब ऑफलाइन बंद हो चुका है। दूसरा, अनुकंपा नियुक्ति के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो मैंडेटरी है यानी अनिवार्य है, और कौन से डॉक्यूमेंट है वो मैंडेटरी नहीं है यानी एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल है, लागू होते हैं तो आपको तैयार रखना है, अन्यथा जरूरत नहीं है। तो सारी डिटेल्स मैंने पिछली वीडियो में विस्तार से बता रखी है। आज बात करेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करने के बाद में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आप कैसे आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी एसओ आईडी है वो, यानी जो भी आश्रित आवेदक है जो अनुकंपा नियुक्ति चाहता है दिवंगत कर्मचारी की मृत्यु के बाद में, तो पहला तो उसका फैमिली मेंबर होगा, जनाधार उसमें नाम होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बता रही है, वो वीडियो आप जरूर देखें। ये वीडियो देखने से पहले तभी आपके ये सारी बातें समझ में आएगी। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने के बाद में आप जो भी आवेदक है उनकी खुद की एसओ आईडी बनानी पड़ेगी। अगर बनी हुई तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हाथों हाथ एसओ आईडी बना सकते हैं। और एसओ आईडी के लिए आप जनाधार से या आधार कार्ड से किसी से भी आप आईडी बना सकते हैं। अब बनने के बाद में अगर आपने पहले से आवेदन किया तो आप आवेदन की स्थिति भी जान सकते हैं। आवेदन संख्या और दिवंगत कर्मचारी की पहचान संख्या डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं कि आवेदन है वो किस स्थिति में है। लेकिन जब आवेदन करना है तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ मैं आपको आवेदन करने का जो भी प्रोसेस है, तो सबसे पहला काम करना आपको एसओ लॉगिन करना है। एसओ में यहाँ से आपको अपने एसओ आईडी और लॉगिन पासवर्ड डाल करके कैप्चा डाल करके आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन के लिए अगर आपकी एसओ आईडी नहीं है तो मैंने कहा कि आप जनाधार से, यहाँ अलग अलग ऑप्शन है। एक तो लॉगिन का ऑप्शन है, दूसरा है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो भी है। इसके अलावा जनाधार है, गूगल से है, आपकी गूगल मेल आईडी है, उससे भी आप अपनी एसओ आईडी बना सकते हैं। किसी भी तरीके से आप एसओ आईडी बना लें। एसओ आईडी बनाने कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको नई एसओ आईडी बनाने का पूरा प्रोसेस मैंने लाइव बताया हुआ है। तो एसओ आईडी बनाने के बाद आपको एसओ आईडी में लॉगिन करना है और वहाँ जाकर के आपको सर्च करना है अनुकंपा, जो आइकन दिया हुआ है G2C यानी गवर्नमेंट टू सी सिटीजन जो ऐप्स है, उसमें जाकर के आपको अनुकंपा वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप अनुकंपा की साइट पे जाएंगे, सबसे पहले आपको एसओ आईडी और पासवर्ड के साथ में लॉगिन करेंगे। उसके बाद में आपको अनुकंपा जो मॉड्यूल दिया हुआ है या आइकन दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। अब वहाँ सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि ये पहले तो ये देखना है कि कर्मचारी की मृत्यु है वो 1 अप्रैल 2014 से पहले हुई है बाद में। सामान्य रूप से जो भी अब केस होंगे वो सारे 1 अप्रैल 2014 के बाद के होंगे। तो ऐसे में आपको जो भी दिवंगत कर्मचारी है उनकी एम्प्लॉय आईडी है वो आपको एंटर करनी पड़ेगी। RJ वाली जो भी आईडी होती है वो आपको एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो भी डिटेल्स है, काफ़ी कुछ डिटेल्स एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होगी, एसओ आईडी उनकी बनी हुई होगी पहले से, तो सारी डिटेल्स काफ़ी हद तक उनकी डिटेल्स से शो हो जाएगी। उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह काफ़ी चीज़ें शो हो जाएगी। और जो कुछ विवरण अगर शो नहीं होता है वो आपको मैन्युअली दर्ज करना पड़ेगा। ये सारा करने के बाद में आगे की प्रक्रिया के लिए आपको उनका जो भी आवेदक है उनका या जो भी मृत कर्मचारी उनका, क्योंकि दोनों का जनाधार सेम होगा, तो आपको जनाधार नंबर दर्ज करना पड़ेगा। जनाधार नंबर दर्ज करेंगे तो आपको जो भी फैमिली मेम्बर्स है वो सारी लिस्ट शो हो जाएगी। और उस लिस्ट में से जो भी आवेदक है, जो भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना चाहता है, चाहे उनका दिवंगत कर्मचारी की पत्नी हो, पुत्र हो, या मान लो महिला कर्मचारी तो उनके पति है, पुत्र पुत्री जो भी है, उनको चयन करना है और OTP से, मोबाइल OTP से वेरीफाई करना है। यानी चयन करने के बाद जैसे आगे क्लिक करेंगे तो मोबाइल में OTP में आपको OTP आएगा जो भी जनाधार से जुड़ा मोबाइल होगा। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको पहले तो जनाधार अपडेट करवाना है। अगर कोई नाम नहीं है तो वो, दूसरा जनाधार में मोबाइल नंबर होना जरूरी है, तभी आपके मैसेज आएगा और OTP से वेरीफाई होगा। अब आवेदक विवरण भरते समय कुछ डाटा तो जनाधार से प्राप्त हो जाएंगे क्योंकि जनाधार में नाम है तो, और अगर कुछ डाटा नहीं मिलते हैं तो वो आपको मैनुअली फीड करने पड़ेंगे और सबमिट लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। यानी सबमिट जो भी बटन उस पर क्लिक करने के बाद में आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपको SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने पिछले वीडियो में बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जहाँ जहाँ जो ऑप्शन है वो डॉक्यूमेंट आप सारे, ज़्यादातर जो भी डॉक्यूमेंट होंगे PDF ग्रुप होंगे तो वो आप पहले से तैयार करके, उसके बाद में मोबाइल में आपके संदेश मिलेगा। उसमें आवेदक आईडी और केस ऑफिसर का नाम और संपर्क नंबर मिलेगा कि आपका केस है वो या प्रकरण है वो किसके पास गया है, और आप उस नंबर से ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो भी आवेदन है वो किस लेवल पे है। और सारा भौतिक सत्यापन, दस्तावेजों का जो भी सत्यापन वगैरह होने के बाद आपका जो भी सफल अगर सत्यापन हो जाएगा, उसके बाद में नियुक्ति से ज्वाइनिंग पत्र है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा और आपकी नियुक्ति का आदेश है वो जारी हो जाएगा। तो अब इसके लिए एसओ आईडी
से कैसे लॉगिन करेंगे ये तो मैंने एक फ्लो चार्ट के रूप में बता दिया। अब आपको जैसे ही आप जैसे यहाँ से लॉगिन में जाएंगे या अनुकंपा पोर्टल पे जाएंगे तो आपके यहाँ 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, परिपत्र मिलेंगे, आवश्यक दस्तावेज कौन से वो मिलेंगे अगर आप चाहें तो देखना चाहें तो। उसके बाद में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करें, उस पर आपको क्लिक करना है और आवेदन की स्थिति जाननी है आवेदन के बाद में, तो वहाँ क्लिक करके कर सकते हैं। अब एसओसो में आप जैसे ही लॉगिन करेंगे अपनी एसओसो आईडी पासवर्ड डाल करके कैप्चा एंटर करने के बाद में इस तरीके से आपके ऑप्शन आएगा G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। यहाँ आप जैसे एसओसो आईडी में जाकर के चेक करेंगे तो एक तो G2G होता है यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दूसरा होता है G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसमें आपको आइकन एक आएगा अनुकंपा नियुक्ति, उस पर आपको क्लिक करना है। अनुकंपा पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके दो ऑप्शन इसमें आएंगे। एक तो आपको क्लिक हियर फॉर अनुकंपा यानी अनुकंपा के लिए आवेदन करने के लिए इसमें यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा। दूसरा है आपको आवेदन की स्थिति देखनी है तो आपको वहाँ क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ आप जो भी आपके नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, मोबाइल नंबर और एम्प्लॉय आईडी जो दिवंगत कर्मचारी उनकी डालेंगे तो आपको आवेदन की स्थिति दिखाई देगी कि आवेदन किस लेवल पे है, कहाँ कोई ऑब्जेक्शन है, क्या है। अब बात करेंगे कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद में जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो आपके पूछेगा कि क्या कर्मचारी की मृत्यु 1 अप्रैल 2014 से पहले हुई है। डिफ़ॉल्ट है वो नो आएगा, अगर पहले हुई है तो अब येस करना, अन्यथा डिफ़ॉल्ट नो आएगा क्योंकि 2014 के बाद के ही कर्मचारी होंगे ज़्यादातर। तो आप नो पे क्लिक करेंगे अगर कर्मचारी बाद के हैं तो। उसके बाद में आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है कि एम्प्लॉय जो डिसीज एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय है यानी जो दिवंगत कर्मचारी है उनकी एम्प्लॉय आईडी है वो आपको एंटर करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय आईडी एंटर करने के बाद में आप वेरीफाई एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करेंगे तो उनकी सारी डिटेल्स से काफ़ी हद तक आपके शो हो जाएगी, जिसमें उनका दिवंगत कर्मचारी का नाम, फादर का नाम, इसके अलावा जेंडर है, वैवाहिक स्थिति है, डेजिग्नेशन है और क्या दिवंगत कर्मचारी टीएसपी क्षेत्र में था तो यस नो, जो भी डिटेल आ जाती है आपको चेक करना है। और अगर कोई गलत है तो उसको आपको सही करना है, जैसे टीएसपी में थे तो यस अन्यथा नो कर देना है। मृत्यु की तिथि आपको एंटर करना पड़ेगी कि उनकी डेथ किस तारीख हुई, किस प्लेस में हुई यानी मृत्यु का स्थान पे आपको दर्ज करना पड़ेगा। इसके बाद में जो मृत्यु प्रमाण पत्र, मैंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है तो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया, तो मृत्यु प्रमाण पत्र से आपको उसके रजिस्ट्रेशन संख्या और मृत्यु प्रमाण पत्र जारीकर्ता का आपको नाम भरना है कि किसने जारी किया मृत्यु प्रमाण पत्र, चाहे हॉस्पिटल में हो, नगर पालिका से हो या पंचायत ग्राम पंचायत से हो, जहाँ से भी हो। और दिवंगत कर्मचारी की मौत का कारण आपको सेलेक्ट करना है कि ऑर्डिनरी मौत है या मार्टियर है यानी शहीद है या नॉर्मल डेथ हुई है, जो भी है। उसके बाद में आवेदक का सत्यापन आपको करना है, यानी आवेदक कौन है तो उसके लिए आपको जो भी कर्मचारी है उनका जन आधार नंबर एंटर करना है। पहले तो आपको ये देखना है कि कर्मचारी अगर दिव्यांग है तो यस या नो, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जन आधार नंबर एंटर करना है। जैसे आप जन आधार नंबर एंटर करेंगे और फैच इन जन आधार डिटेल्स से आप क्लिक करेंगे तो जन आधार डिटेल्स में आपके जो भी जन आधार से जुड़े हुए मेंबर होंगे, दिवंगत कर्मचारी के जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे जो जन आधार से जुड़े होंगे, उन सब के नाम यहाँ शो हो जाएंगे। एक तरह से लिस्ट जारी हो जाएगी। उसमें ये आपको पहले सेलेक्ट करना है कि कर्मचारी की मृत्यु 1 अप्रैल 2014 से पहले की या बाद में, तो सामान्य रूप से डिफॉल्ट नो आएगा। उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी आपको एंटर करनी है और वेरीफाई एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की जो भी डिटेल्स है वो सारी आपके शो हो जाएगी, मैंने पहले बता दिया। उसके बाद में टीएसपी के थे नहीं थे वो सारा यहाँ आपके शो हो जाएगा। और ये वेरीफाई डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स दिवंगत कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, जेंडर, वैवाहिक स्थिति, पहली नियुक्ति की तारीख और टाइप ऑफ एप्लीकेंट यानी नियुक्ति का प्रकार कैसा था या उनके वर्तमान डीडीओ का नाम, डीडीओ कोड है, किस ऑफिस में थे, डीडीओ कोड विभाग का, और जो भी जानकारी है वो लगभग सारी आपकी यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद आपको अगले जो स्टेप में आपको दिवंगत कर्मचारी अगर टीएसपी में थे तो यस अन्यथा नो, और डेथ ऑफ मृत्यु का कारण वगैरह जो मैंने आपको बताया, ये सारा करने के बाद में आपको आवेदक को वेरीफाई करना है, यानी यहाँ आपको जनाधार एंटर करना है और फैच डाटा पे क्लिक करना है। और उसके बाद में जनाधार नंबर से आपको ये जो भी डाटा है वो यहाँ जनाधार नंबर एंटर करेंगे, फैच डाटा पे क्लिक करेंगे तो जनाधार से जुड़े हुए जितने भी मेंबर होंगे वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। अब उसके बाद में जैसे इस तरीके से आपकी लिस्ट शो हो जाएगी जो भी जनाधार में मेंबर होंगे, उसमें से मृतक के कर्मचारियों में से जिसको भी आवेदक है या जो भी नौकरी प्राप्त करना चाहता है उसको आपको सेलेक्ट करके ओटीपी पे क्लिक करना है और ओटीपी आपको एंटर करना पड़ेगा। यहाँ से मान लो जैसे ये पहले नंबर के आवेदक है यानी जो मेंबर है जो आवेदक के रूप में है तो इस पर क्लिक करके आपको ओटीपी सेंड करना है और ओटीपी सेंड करने के बाद में आपकी ओटीपी वेरीफाई होगा, यानी जो भी ओटीपी आपका मोबाइल में जनाधार से जुड़े में आएगा
वो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद में इस तरीके से जो भी आवेदक है उनकी डिटेल्स है SSO ID से आ जाएगी। वो सारी डिटेल्स आपको वेरीफाई करनी है। अब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में डिटेल में बता दिए। आधार है, जन आधार है, इसके अलावा शपथ पत्र है, अलग अलग तरह के भरण पोषण का, शादी का, दहेज नहीं लेने का वगैरह, सभी जो भी दिव्यांग वगैरह जो भी लागू होते हैं वो कुछ मैंडेटरी है, कुछ लागू होने वाले हैं। ये सारे करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में जो भी मैसेज वगैरह आएगा या OTP आएगा उस OTP से आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद में आवेदक की डिटेल्स से वो सारी आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी और इसके बाद में आपको एड्रेस वगैरह वेरीफाई करना है। उसके बाद में आपको फोटो और साइन अपलोड करना है, जो भी आवेदक उसका फोटो और साइन। और इसके अलावा प्रेफरेंस आपको भरनी पड़ेगी, किस डिपार्टमेंट में आप या डिस्ट्रिक्ट फॉर अपॉइंटमेंट किस जिले में आप नियुक्ति चाहते हैं, तो 1 2 3 आपको जिले सेलेक्ट करने पड़े। उसके बाद में रिमार्क फॉर अप्लाई, देर से अगर कोई अप्लाई कर रहे हैं, जैसे 90 दिन के बाद कर रहे हैं तो आपको देर का कारण स्पष्ट करना पड़ेगा, अन्यथा 90 दिन के अंदर आप कर लें। और क्या आप अन्य किसी आश्रित द्वारा पूर्व आवेदन किया गया है तो यस दोनों जो भी लागू होता हो वो सारा करना है। और इस तरीके से और भी कुछ अगर आपके कॉलम आते हैं तो ये जैसे आवेदन ने किया था तो क्या कारण रहा या पहले से आवेदन मौजूद है तो उसके नंबर वगैरह ये सारा। अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अनिवार्य है, तो दिवंगत कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म के लिए 10वीं की मार्कलिस्ट या जन्म प्रमाण पत्र, आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, इसके अलावा संतान संबंधी घोषणा, परिवार की आय का और परिवार की अन्य कोई आय नहीं है मृत कर्मचारी वो, सभी सदस्यों के भरण पोषण का शपथ पत्र और सभी सदस्यों की सहमति वाले। इसके अलावा जो अन्य दस्तावेज जो है वो राशन कार्ड है, गोदनामा अगर है तो उसके लिए ये सारे अगर लागू होते हैं तो अन्यथा जरूरत नहीं है। TSP का है, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर लागू होता है तो, चरित्र प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने का प्रमाण पत्र, शादी की है तो, नहीं की है तो दहेज नहीं लेने का पहले से। और इसके अलावा जो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। परिवार का कोई सदस्य नौकरी में नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है और ये दस्तावेज सारे एक बार अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपके वो मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, आपके नंबर आ जाएंगे, एप्लीकेंट मैसेज आ जाएगा कि इस क्रमांक के तहत आपका आवेदन है वो दर्ज हो गया। अब इसके बाद में आप इसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें ट्रैकिंग कर सकते हैं, तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी और अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि पूरा केस लाइव करके आपको बताऊंगा। तो ये थी पूरी जानकारी अनुकंपा नियुक्ति के लिए। अब केस ऑफिसर को आप कैसे जानेंगे या उसके बारे में मैं आपको अगले से बताऊंगा, तो अगली वीडियो में बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।